हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। ये एक छोटा लेक्चर मैं बना रहा हूँ अबाउट दिस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये तुम्हारे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो चलो फटाफट देखते हैं क्या है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जैसे भी तुम इसको पढ़ते हो। ये चीज़ जब तुमको पता होगी तो ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का ही प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। मतलब डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली ये हाइपोथेसिस को प्रूफ कर दिया। दैट्स द ओनली थिंग। देखो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलता है कि सारे मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक वेव नेचर होता है, और वो जो वेवलेंथ होता है दैट इज गिवन बाय h by p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम है। ये मैं इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि इसका यूज़ होगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को समझने में, तभी तुम इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ऐसे ऊपर ऊपर से बता दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। देखो p होता है मोमेंटम, तो दिस इज़ व्हाट यू नो। ठीक है, तो अगर कोई मूविंग पार्टिकल है जिसका कुछ वेलोसिटी है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, और उसका जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद दैट वो h by p होगा। मतलब ये इक्वेशन के हिसाब से हर एक पार्टिकल क्या बन सकता है, वेव बन सकता है। ठीक है, और वो जो वेव बनेगा उस वेव का वेवलेंथ हो जाएगा h by p। अब देखो इस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ाएं और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे ये मोमेंटम को मैं अलग फॉर्म में लिखूं तो मेरे को मालूम है मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट, यस और नो बोलो। अच्छा, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, देखो p स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। हाँ या ना बोलो। या स्क्वायर करने से अच्छा चलो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन देखते हैं। हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, बोलो। कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? ज़रा ध्यान से देखो, एम वी यहाँ पे भी है तो मैं यहाँ मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। कैसे, ज़रा ध्यान देना। मैं यहाँ एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या आएगा, कहना इसे ये मिलेगा। एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो m इंटू वी का होल स्क्वायर है ये, यानी p का होल स्क्वायर है, यानी ये क्या मिल गया, देखो ये मिल गया p स्क्वायर बाई 2m। कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं था मेरे हिसाब से। यहाँ से p स्क्वायर देखो क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझा? k को मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की जगह k लेते हैं, तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा √2mk। इतना पता होगा तो ये आगे का पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। देखो P मैंने क्या निकाल लिया, √2mk, तो यहाँ से वेवलेंथ का और एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा h/√2mk। बोलो यहाँ तक समझा? यानी ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है अगर कोई पार्टिकल मूविंग है जिसका मास m है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब तक हमको वेवलेंथ निकालने के लिए मोमेंटम चाहिए था डायरेक्टली। अगर बोल रहा है कि मोमेंटम नहीं है, सिर्फ मास और काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो भी निकाला जा सकता है वेवलेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूले का मीनिंग है। आगे इसको अगर हम लोग और कंटिन्यू करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, या कोई चार्ज पार्टिकल के लिए, चलो पहले देख लेते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में या जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। समझ लो एक ऐसे जगह पे इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक ऐसे बैटरी से इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं चार्ज को जिसका पोटेंशियल v है, तो जितना एनर्जी इस चार्ज को मिलेगा वो हो जाएगा q टाइम्स v, है ना। यही तो होता है वर्क डन बाय द वोल्टेज ऑन द चार्ज, q इंटू वी। अगर तुमको ये नहीं पता है तो तुमको वोल्टेज का डेफिनेशन पता होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है? इसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, q इंटू वी। तो q इंटू वी का वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्क हम कर रहे हैं इस चार्ज पे, वो चार्ज को किस फॉर्म में मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। यानी मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू वी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो देखो वेवलेंथ को मैं लिख सकता हूँ h/√2mq इंटू वी। बोलो समझा? अब यही अगर इलेक्ट्रॉन के लिए करना हो, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा h/√2mev। अब देखो ये फॉर्मूला थोड़ा फॉर्म में आया है, फॉर्म में मतलब ऐसे फॉर्म में आया है जिसको हमको समझना है टू अंडरस्टैंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और बोल सकते हो जिस फॉर्मूले को डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं
तो इसमें h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी सारी चीजें एक कांस्टेंट हो गई। यस और नो? सारी चीजें जब कांस्टेंट है तो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक फाइनल वैल्यू निकाला जा सकता है, और वो वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो अपने को एक नंबर मिलता है 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। ये हमको वेवलेंथ दे देता है इन नैनोमीटर्स। इससे हम नैनोमीटर्स में वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये फायदा है फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने का। देखो फॉर्मूले में h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वोल्टेज वेरिएबल है। मतलब हम अलग अलग वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें तो अलग अलग वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो हम देखेंगे कि ये फॉर्मूले का यूज करके कैसे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बता दिया। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट करेगा क्या? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक्सेलरेट करेगा और फाइंड आउट करेगा कि कितना वेवलेंथ आना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो वोल्टेज चूज किया गया वो 54 था, तो 54 वोल्ट पे जो वेवलेंथ कैलकुलेट करके आई इस फॉर्मूले से और एक्सपेरिमेंटली दोनों सेम आई, दोनों सेम आई। इसीलिए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ठीक है, तो पहले ये नोट डाउन कर लो। अगर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पूरा एक साथ समरी में चाहिए तो ये पूरा नोट डाउन कर लो पॉज करके। मैं तुरंत इसको मिटा के हटा देता हूं, तुम नोट डाउन कर लो। ओके, सो नोट डाउन कर लिया था ना। चलो जरा देखो, ये मैंने यहाँ मैंने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया है। पहले एक चीज याद रखो, वो जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था उसमें वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था दैट वाज 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। ध्यान रखना यहाँ से हमको जो लैम्डा मिलता है वो नैनोमीटर में मिलता है, अगर ये जो v है ये वोल्ट्स में हो। ठीक है, तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ v जो वोल्टेज है ये 54 वोल्ट रखा जाए, ये कितना रखा जाए? 54 वोल्ट रखा जाए, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने पे आती है 0.165 नैनोमीटर्स। ये वेवलेंथ हमको मिलता है, या इसी को अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 1.65 एंगस्ट्रॉम्स। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रॉय फॉर्मूले से आती है। ठीक है, अगर ये सेम वेवलेंथ हमको इस सेटअप से मिल जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यही गोल है इस एक्सपेरिमेंट का। डेविसन और जर्मर दे वेर 2 स्टूडेंट्स ऑफ जेपी थॉमसन। जेपी थॉमसन हु वाज द सन ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था एंड ही क्लेम्ड, और बेसिकली बोल सकते हो ही प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन वाज अ पार्टिकल। दैट्स फर्स्ट थिंग। Whereas J.P. Thomson, he and his associates, Davison and Germer, या his students बोल सकते हो, उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आज के टाइम पे एक्सेप्ट हो गई हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ हम देखेंगे कैसे वेव नेचर हमको दिखाई पड़ा। तो देखो सेटअप में क्या है। सेटअप में फर्स्ट थिंग वी हैव एन इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम हमको देगा, जो हमको इलेक्ट्रॉन्स देगा, ऐसे बोल सकते हो। यहाँ क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन गन में एक अपने पास छोटा सा सर्किट है जो टंगस्टन फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये टंगस्टन फिलामेंट जब भी इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा ये हीट करेगा, और जब हीट करेगा तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉन गन का ये सेटअप है। ये बाहर ले जाके हमने एक वोल्टेज लगाया है जो एक एनोड का काम करेगा और जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ एक पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचे। तो देखो ये वो पॉजिटिव वोल्टेज है जो यहाँ कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा ये। और ये कॉलीमेटिंग एनोड क्यों इसको हम लोग बोलते हैं? बिकॉज इट विल कॉलीमेट द इलेक्ट्रॉन्स इन अ फॉर्म ऑफ अ बीम। मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट से निकलेंगे तो ये सारे डायरेक्शन में निकलेंगे ना, ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में, राइट। तो इनको एक बीम के फॉर्म में बनाना है मेरे को। तो यहाँ मैंने एक पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, या बोल सकते हो पॉजिटिव कॉलीमेटिंग एनोड लगा दिया। तो ये पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ खींचता है और एक बीम बना के भेजता है। बीम मतलब एक किरण, ऐसे एक लाइन से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में जाएंगे। अब ये देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन बीम है। ये इलेक्ट्रॉन बीम जाके हिट करता है इस निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल पे गिरने के बाद ही सारा खेल होता है। जरा ध्यान से समझो क्या होता है निकल क्रिस्टल पे। जैसे ये सपोज निकल क्रिस्टल है और इस निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन पड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन बोल सकते हो या स्कैटरिंग करता है। ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है विद सम एंगल। जैसे यहाँ पे ये जो थीटा है, दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल, ये तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन
निकल क्रिस्टल पे गिरने के बाद स्कैटर होता है हर डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान से समझो। और ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वैक्यूम में है, ये याद रखना, ये सब कुछ किस में है, वैक्यूम में है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से स्कैटर होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ मूवेबल डिटेक्टर लगाया है। इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में स्कैटर होगा या जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होके जाएगा, वहाँ ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी पास करेगा एक करंट बनाएगा ना, तो करंट डिटेक्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। याद रखना, गैल्वेनोमीटर का पर्पज ही होता है करंट डिटेक्ट करना। तो थोड़ा फेंट से भी फेंट करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगाया है कि डिटेक्टर के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, सो दैट व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन हिट्स द डिटेक्टर दिस गैल्वेनोमीटर फाइंड्स इट एंड गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग हमको देगा। तो देखो होता क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, आइडियल एक्सपेक्टेशन। आइडियल एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस क्रिस्टल पे हिट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर किसी एक डायरेक्शन में ही तो जा सकता है ना। तुमने एक बॉल फेंका है ना, सपोज कर लो दीवार पे एक बॉल फेंका, वो दीवार पे जाके बॉल लड़ती है और फिर नीचे कहीं जाती है। तो ऐसा थोड़ी है, मतलब ये सपोज वॉल है, यहाँ से एक तुमने बॉल फेंका तो ये बॉल जाएगी, हिट करेगी और हिट करके कहीं एक ही जगह तो जाएगी ना। ऐसा थोड़ी कि हिट करने के बाद सब डायरेक्शन में जाएगी, ये सुनो। तो मतलब पार्टिकल अगर होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाके अगर स्कैटर होता है तो किसी एक ही पॉइंट पे डिटेक्ट हो सकता है। मतलब अगर सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इस क्रिस्टल से स्कैटर हुआ और स्कैटर होने के बाद एक जगह पे डिटेक्ट हो गया, ये पार्टिकल नेचर है। बट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने ये ऑब्जर्व भी किया। कब तक ऑब्जर्व किया, जब तक वोल्टेज 54 नहीं था। मतलब अराउंड ये जो बिहेवियर है, डेविसन एंड जर्मर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो स्ट्रिक्टली ये रेंज में रखा था, 44 to 64 वोल्ट्स। इस रेंज में रख के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि 44 से 64 वोल्ट के बीच में ये विजिबल है या नहीं, 44-64। अरे यार विजिबल ही नहीं है। देखो इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो 44 से 64 के रेंज में रखा। अपना जो वोल्टेज है 44 वोल्ट टू 64 वोल्ट। और ये कौन से वोल्टेज का मैं बात कर रहा हूँ, ये वोल्टेज का बात कर रहा हूँ। दिस वी दे केप्ट इन द रेंज ऑफ 44 वोल्ट टू 64 वोल्ट, क्योंकि इसी वोल्टेज से तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखो एक्सेलरेट किया जाएगा। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस रेंज में एक्सेलरेट किया। हमने देखा कि 44 पे कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, 64 पे भी कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में कहीं 54 वोल्ट पे एक ऐसा बिहेवियर दिखाई दे रहा है जो ऐसा बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जब हिट करता है तो हिट करने के बाद सारे डायरेक्शंस में जाता है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जरा ध्यान से समझो। हमने ऑब्जर्व किया कि इस रेंज में ऐसा चीजें हो रही हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां आता है, हिट करने के बाद जब स्कैटर हो रहा है तो स्कैटर होने के टाइम पे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह डिटेक्ट हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन हर जगह पे डिटेक्ट हो रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इस पे हिट कर रहा है, या बोल सकते हो जब इलेक्ट्रॉन मूविंग है, तो यहां से एक वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, एक वेव स्कैटर होके आ रही है। इसीलिए वेव हर डायरेक्शन में जाती है। अरे जब भी साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं साउंड में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। जो मेरे बगल में खड़ा है वो भी तो सुन पाता है ना जो मैं बोलता हूँ, हाँ या ना, यस और नो। तो जैसे साउंड एक वेव है जो हर डायरेक्शन में फैलता है, वैसे इलेक्ट्रॉन एक वेव है जो हिट होने के बाद हर डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए यहाँ डिटेक्टर में हर जगह पे डिटेक्ट भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन। बट और एक चीज पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हर जगह पे डिटेक्ट तो हो रहा है, बट हर जगह पे उसका इंटेंसिटी सेम नहीं है। इट्स एज इफ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ज्यादा मिल रहा है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, ऐसे। तो हम लोग ने क्या पाया मालूम है, हम लोग ने एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न पाया। हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो करता है कि इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर एंगल पे ज्यादा और फिर धीरे धीरे कम, फिर धीरे धीरे कम। याद है डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखा था, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स अगर तुमने पढ़ा हो तो तुमको मालूम हो, लाइट ऐसे जाती है और फ्लेयर आउट होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उस सेंट्रल मैक्सिमा पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है और धीरे धीरे लाइट एकदम कम होते जाती है, यहाँ भी, ऊपर भी और नीचे भी। वैसे देखो यहाँ इंटेंसिटी कम होते जा रहा है। तो हम लोग ने डिटेक्ट किया कि ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर होने के बाद हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट हो रहा है, बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है, जिसको हमने डाइफ्रैक्शन का मैक्सिमा बोल दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइफ्रैक्शन का मैक्सिमा आ रहा है। और वो जो एंगल था दैट केम आउट नियरली इक्वल टू 50 डिग्रीज, मतलब अराउंड 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पे हमको मैक्सिमम या डाइफ्रैक्शन मैक्सिमम जो है वो एक प्रॉपर क्लियर पीक मिला।
देखो ये बहुत तरीके के पीक्स मिल सकते हैं, ऐसा पीक मिल सकता है, ऐसा पीक मिल सकता है, ऐसा पीक मिल सकता है। सबसे अच्छा जो डाइफ्रैक्शन पीक है वो कौन सा है? वो ये डाइफ्रैक्शन पीक है जिसमें एक डिस्टिंक्ट सेंट्रल मैक्सिमम दिखाई पड़ रहा है और उसके अगल बगल सब मिनिमम। ऐसे यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ भी सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ एक जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमको इलेक्ट्रॉन का दिखाई पड़ा, इसके लिए हमने एक डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया निकल क्रिस्टल पे, क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला विच इज़ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। अब ये जो 2d साइन थीटा है ना, d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल में दो लेयर्स होती हैं ऐसे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सब्स्टिट्यूट किया और थीटा 50 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करने पे आया 0.167 नैनोमीटर्स या 1.67 एंगस्ट्रॉम। ज़रा ध्यान दो, हमको वैल्यू एक्सपेक्टेड क्या है? 0.165 नैनोमीटर या 1.65 एंगस्ट्रॉम। यहाँ मिल रहा है 0.16 नैनोमीटर या 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसीलिए हम लोग ने फाइंड आउट किया या इसीलिए हमने प्रूव किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ध्यान दो यहाँ हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन पहले इस कॉलीमेटिंग एनोड में आके एक्सेलरेट हुआ और एक बीम बनी, वो बीम जाके इस जगह पे हिट कर रही है और हिट करने के बाद सब डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। जब सब डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है तो ये डिटेक्टर सब जगह डिटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। डिटेक्शन करने से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ जगह पे ज़्यादा इंटेंसिटी में आ रहा है, कुछ जगह पे कम इंटेंसिटी में आ रहा है। देखो ये चीज़ ऐसा नहीं तुम बोलोगे सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत सारे आ गए, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ भी किया ना तो भी सेम रिजल्ट मिला। ये एक्सपेरिमेंट हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया और उसको इसमें से पास कराया और यहाँ वो स्कैटर होके आया तो भी डिटेक्टर ने उसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को हर जगह डिटेक्ट किया, कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी में, कहीं कम इंटेंसिटी में, कहीं कम ऐसे। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। देखो बहुत सारे होते, 10-15 बॉल ऐसे फेंका तो ऑफकोर्स चांसेस है कि 10-15 इलेक्ट्रॉन सब डायरेक्शन में जाएंगे स्कैटर होके, तो कहीं ज़्यादा डिटेक्ट हुए, कहीं कम ऐसा, तो ये पीक मिलना प्रॉपर, नो प्रॉब्लम। बट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी जब यहाँ से भेजा गया और डिटेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रॉन को सब जगह पे पाया गया अलग अलग इंटेंसिटी में, कहीं मैक्सिमम मिला, कहीं कम, लाइक दिस। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हर तरफ जा रहा है रिफ्रैक्ट होके, हर तरफ जा रहा है स्कैटर होके। स्कैटर होने के बाद हर तरफ जाना यानी वेव का बिहेवियर है। सो दिस इज हाउ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। देखो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो 54 वोल्ट्स पे हमको ये वेवलेंथ मिलनी चाहिए। वही डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में अगर हमने 54 वोल्ट्स डाला तो हमको ये वेवलेंथ मिलती है, क्योंकि 54 वोल्ट्स पे जो स्कैटरिंग एंगल आता है वो 50 डिग्री का आता है। तो ये चीज़ तुम अपने एक्सप्लेनेशन में लिखोगे दैट व्हेन द डेविसन एंड जर्मर experiment was performed at 54 volts, then the scattering angle was found to be 50 degrees, and using the diffraction formula बोल सकते हो या basically using the calculations, the lambda value or wavelength value for the electron was found to be 1.67 angstrom, which is in close approximation या बोल सकते हो which is almost equal to the value expected by de Broglie hypothesis या de Broglie formula। de Broglie formula से जो value expected है वही same value यहाँ पे भी हमको मिल गई। तो ये जो सेटअप है इट प्रूव्स इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। याद रखना ये चीज़, ये किसके लिए काम आता है? इलेक्ट्रॉन एज अ वेव प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, बिकॉज इट प्रूव्ड कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस करेक्ट है और इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं मतलब करते ही हैं व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड। देखो ये सब चीज़ क्यों नहीं हमको 40 वोल्ट पे मिल गई या क्यों नहीं 20 वोल्ट पे मिल गई? क्योंकि हमने जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का फॉर्मूला देखा है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम जब तक ज़्यादा नहीं होता है तब तक वेवलेंथ डिटेक्टेबल रेंज में नहीं आती है। ये वेवलेंथ जब सफिशिएंट उस पर्टिकुलर रेंज में पहुंचेगा ना तब वेवलेंथ नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में आएगी, जो डिटेक्ट हो पाएगी, तब वेवलेंथ डिटेक्ट हो पाएगी। यहाँ बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। बस अगर तुमको सिर्फ ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है सो यू शुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट क्या क्या सेटअप में है तुम्हारे पास। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ तुम्हारे पास एक एक्सेलरेटिंग सेटअप है जो एक कॉलीमेटिंग एनोड से कनेक्ट हो गया, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का सेटअप है।
ये रियोस्टैट से देखो तुमने कनेक्ट किया हुआ है सो दैट यू कैन एडजस्ट द वोल्टेज बिटवीन 44 टू 64। तो याद रखना 44 से 64 के बीच में ये चीज़ परफॉर्म किया गया था, जिसमें 54 पे हमको स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री मिला, और 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल यूज़ करके फाइंड आउट किया तो वेवलेंथ इतना आया, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है डी ब्रॉय वेवलेंथ के। डी ब्रॉय ने जो प्रेडिक्ट किया था कि 54 वोल्ट डालने पे इतना वेवलेंथ आएगा, वो यहाँ से भी अपने को वेवलेंथ मिल रहा है। सो हेंस दिस एक्सपेरिमेंट शोज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना तुमको डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में लिखना होता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा सब कुछ अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो बताना, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।